हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इस पूरे लेसन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस लेसन को लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने, और इसके जो ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडेट, ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये 1870 की है, यानी 1870 की है ये कहानी, जब फ्रांस और प्रसिया के बीच युद्ध हुआ था और उसमें फ्रांस को प्रसिया ने हरा दिया था। प्रसिया ने फ्रांस को हरा दिया था उस लड़ाई में। और जब प्रसिया ने फ्रांस को हरा दिया लड़ाई में, तो उसके बाद उन्होंने एक आदेश दिया कि वहाँ की जो बेसिक लैंग्वेज थी, जो फ्रेंच लैंग्वेज था, अब वहाँ के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया था प्रसिया के रूलर्स ने। और जितने भी फ्रेंच टीचर्स थे उन्हें स्कूल से जाने का आदेश दे दिया गया था। तो इस स्टोरी में एक ऐसे ही स्कूल की बात हुई है जिसके टीचर हैं एम हैमेल, और उसमें एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांज। तो इसमें ये जो लड़का है फ्रांज, ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लापरवाह है, पढ़ाई में बहुत लापरवाही करता है। लेकिन जब इसको ये पता चला कि आज उनका फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम लेसन है, तो उसके अंदर कैसे इतना चेंजिंग आया, क्या क्या परिवर्तन आया, ये सभी चीज़ें इस लेसन में बताई गई हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, लेसन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसके जो नरेटर हैं, इस पूरी स्टोरी का जो नरेटर है वो वही लड़का है फ्रांज। तो फ्रांज कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी कि मैं स्कूल के लिए निकला। वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि उस सुबह बहुत देर से, मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं बहुत डरा हुआ था। ड्रेड का मतलब डरा हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं बहुत डरा हुआ था। ऑफ अ स्कोल्डिंग, ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट या फटकार, यानी कि उसे डांट या फटकार पाने का डर था। और क्यों उसे ये डर लग रहा था, डांटे जाने का डर क्यों लग रहा था? स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड, और विशेष रूप से इसलिए, बिकॉज यानी क्योंकि एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वे हमसे पार्टिसिपल टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे। और इसलिए उसको डर लग रहा था क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हैमेल, उन्होंने कहा था कि वे पार्टिसिपल टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि बहुत से बच्चे करते हैं कि जब भी टीचर कह देते हैं कि अगले दिन ये चीज़ पूछा जाएगा, तो फिर हमारा अगले दिन जाने का मन नहीं करता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता है। हमें डर लगता है कहीं हम बता नहीं पाएंगे, मार खाएंगे, इसलिए बहुत सारे लोग अब्सेंट भी हो जाते हैं उस दिन। तो ऐसा ही कुछ इसके माइंड में भी चल रहा था, क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि वे अगले दिन पार्टिसिपल टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे, इसलिए उसे डर लग रहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और फ्रांज कहता है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, यानी मुझे पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं मालूम था, यानी कि मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट, एक पल के लिए मैंने सोचा। फॉर अ मोमेंट का मतलब है एक पल के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, यानी कि मैं भाग जाऊं। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं घर के बाहर ही कहीं दिन गुजारूं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर ही कहीं अपना दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म, यानी कि मौसम थोड़ा सा गर्म था। सो ब्राइट, और बहुत ज़्यादा ब्राइट था, यानी तेज़ धूप थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि जंगल के किनारे, एज का मतलब किनारे होता है, तो एट द एज ऑफ द वुड्स यानी जंगल के किनारे चिड़ियाँ चहचहा रही थी, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो दिन बड़ा ही अच्छा था। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल का मतलब होता है आरा मशीन, जहाँ पे लकड़ी वगैरह चीरा जाता है, पटरा बनाते हैं लकड़ी चीर के। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, यानी कि और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रसियन सोल्जर्स थे वे ड्रिल कर रहे थे, यानी कि अभ्यास कर रहे थे। और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रसियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, यानी कि अभ्यास कर रहे थे। तो ये सब देखने में उसको बहुत मज़ा आ रहा था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी कि ये सभी चीज़ें का मतलब है चिड़ियों का चहचहाना और प्रसियन सोल्जर्स का ड्रिल करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, मच मोर टेम्पटिंग, यानी कि कहीं अधिक लुभावनी थी। टेम्पटिंग का मतलब आकर्षित करने वाली, लुभावनी थी।
देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल के नियमों से। तो यानी कि ये सभी चीज़ें पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अधिक आकर्षक थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास ताकत थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ का मतलब है लेकिन मेरे पास ताकत थी। टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब अपने आप को रोकने की, विरोध करने की, लेकिन मेरे पास अपने आप का विरोध करने की ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर बढ़ा। तो ये आपका पहला पैराग्राफ इसमें था। अब आगे देखते हैं कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। टाउन हॉल जैसे कह सकते हैं जो क्रॉसिंग चौराहा जैसे होता है। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड जैसे सूचना पट होता है, सूचना पट कह सकते हैं। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत अधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, यानी कि पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। हमारी सभी बुरी खबरें उसी सूचना पट पर आती थी, उसी बुलेटिन बोर्ड पर ही आती थी। जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, यानी हारे हुए युद्ध की खबर आती थी। द ड्राफ्ट, यानी कि सेना में भर्ती की खबर। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर होते थे उनके जो आदेश होते थे, ये सभी चीज़ें उसी बुलेटिन बोर्ड पर आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, क्योंकि देर भी हो रहा था, जल्दी जल्दी वो स्कूल की ओर बढ़ रहा था। तो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं बिना रुके ही सोचा वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सी बात हो सकती है। यानी कि इतना कुछ तो हो गया, हम युद्ध भी हार गए, लेकिन अब कौन सी बात हो सकती है कि यहाँ पे सूचना पट के सामने इतनी भीड़ लगी हुई है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब जब मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, जितनी तेज़ भी मैं चल सकता था उतनी तेज़ जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, तो एक लोहार जिनका नाम वॉक्टर था, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने सहायकों के साथ में थे। अप्रेंटिस का मतलब उनके जो सहायक थे, जो चेला कह सकते हैं, अपने चेलों के साथ थे। रीडिंग द बुलेटिन, यानी कि उस खबर को पढ़ते हुए, वो जो ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार वॉक्टर था, वो खबर को पढ़ते हुए कॉल्ड आफ्टर मी, यानी कि मुझसे पीछे से कहता है। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझसे कहा डोंट गो सो फास्ट बब, उसने कहा कि इतने तेज़ मत जाओ। डोंट गो सो फास्ट बब, कहता है कि बच्चे इतने तेज़ मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। यू विल गेट टू योर स्कूल, यानी कि तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि समय पर। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आयरनी है, यानी कि जो वॉक्टर था, जो लोहार था, यहाँ पे व्यंग बोल रहा है। अब कैसे, मान लीजिए स्कूल के लिए लेट हो रहा हो, 10 बजे का स्कूल हो, आप 11 बजे जल्दी जल्दी दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जाएं, तो कोई ऐसे कह सकता है, एक व्यंग्यात्मक तरीके से बोल सकता है। तो इसके आगे देखते हैं कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मज़ा ले रहे हैं। मेक फन का मतलब मज़ा लेना। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मज़ा ले रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, एंड रीच्ड, और मैं पहुंचा, एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, यानी कि एम हैमेल के छोटे बागीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है हाँफते हाँफते, और मैं हाँफते हाँफते एम हैमेल के बागीचे में पहुंचा। अब यहाँ पे बताया गया है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बड़ा ही शोरगुल हुआ करता था। देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ही शोरगुल हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गली में भी सुनी जा सकती थी। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, पैसिव वॉइस में लिखा गया है ये। तो विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। और कैसा शोरगुल होता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क खोलने और बंद करने की आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि बच्चों के एक साथ पाठ दोहराने की आवाज़ आती थी। यूनिसन का मतलब है एक साथ, एक ग्रुप में बच्चों के पाठ दोहराने की आवाज़ आती थी। वेरी लाउड, जो बहुत तेज चिल्लाते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स,
टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि जिसे अच्छे से समझने के लिए हमें अपने कान पर हाथ रखना पड़ता था, इतनी तेज वे चिल्लाते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की जो बड़ी सी पटरी होती थी उसके मेज़ पर पटकने की भी आवाज़ आती थी। तो ये सारी आवाज़ें वहाँ पे आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन उस दिन की अब बात बताई जा रही है। ऐसा तो हमेशा होता था, लेकिन उस दिन सब कुछ बिल्कुल अलग था। यहाँ पे कहा गया कि बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ कितना शांत था, कितना स्थिर था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो आई हैड काउंटेड का मतलब है मुझे भरोसा था, ऑन द कमोशन कि मैं इस शोरगुल का फ़ायदा उठाकर टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए आराम से अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। यानी कि फ्रांस तो ऐसा सोचा था कि हमेशा ऐसे शोरगुल होता है, लोग अपने आप में ही बिजी रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो मैं भी आराम से चला जाऊंगा अपनी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिना किसी को दिखाई दिए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट ऑफ कोर्स दैट डे, लेकिन उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, जैसे छुट्टी का दिन हो, इतना शांत था सब कुछ। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, यानी खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से अपने स्थान पर मौजूद थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हैमिल अपनी भयानक सी लोहे की पटरी को लेकर इधर उधर चल रहे थे क्लास में। अंडर हिज आर्म, यानी कि अपने आर्म में दबाकर, उस पटरी को अपने आर्म में दबाकर एम हैमिल इधर उधर चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, यानी कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने ही अंदर जाना पड़ा। यहाँ पे देखिए हैड टू का यूज़ हुआ है। हैड टू का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता था, पढ़ती थी या फिर पढ़ा आता है। तो आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, मजबूरी वाले सेंटेंस में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ करते हैं। तो आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने ही अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, यू कैन इमेजिन यानी कि आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूँगा। ब्लश का मतलब शर्माना होता है, शर्मिंदा होना। तो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था। अब क्लास चल रहा हो बहुत देर से और हम एकदम लेट में आते हैं और क्लास में एंटर करना हो तो थोड़ी शर्मिंदगी तो लगती ही है। तो इसके आगे देखिए अब क्या हुआ कि बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जैसा वो सोच रहा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसे लगा एम हैमिल अभी उसको डांटेंगे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी, एम हैमिल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही प्यार से, बड़ी ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। तो एम हैमिल ने कहा, वैसे तो वो एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन उस दिन वो थोड़े काइंड थे, काइंड दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, कि नन्हे फ्रांस जल्दी से अपने जगह पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, यानी कि हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, यानी कि मैं बेंच पर से कूदा और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, यानी कि तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू नहीं पा लिया। गेट ओवर का मतलब यहाँ पे काबू पाना है, तो ये एक तरह का यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर, जिसका मतलब है काबू पाना। तो व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू नहीं पा लिया, तब तक मैंने आई सी, तब तक मैंने ये नहीं देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो टीचर हैं एम हैमिल, वो एक अपना सुंदर सा हरे रंग का कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, यानी कि अपनी झालरदार शर्ट पहने हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक यानी काले रेशम की एक छोटी टोपी पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर पूरी कढ़ाई की हुई है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, केवल
इंस्पेक्शन वाले दिन को छोड़कर यानी परीक्षण वाले दिन को छोड़कर, एंड प्राइज डेज को छोड़कर, जिस दिन पुरस्कार वितरण करना होता था, यानी कि वो इस ड्रेस को केवल स्पेशल डेज को ही पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल seemed so strange and solemn। बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, इसके अलावा पूरा स्कूल बड़ा ही स्ट्रेंज यानी कि बहुत अजीब लग रहा था, एंड सोलेम और गंभीर लग रहा था। सोलेम का मतलब गंभीर है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वॉज टू सी, वो ये देखना था, ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि पीछे वाली सीट पर जो हमेशा खाली हुआ करती थी, क्लास के पीछे वाली सीट जो हमेशा खाली हुआ करती थी, उस पर द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, यानी गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तो ये देखकर वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ कि क्लास के पीछे वाले बेंचेज जो हमेशा खाली हुआ करते थे, उस पर गांव के लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्व्स, यानी हमारी तरह का मतलब स्टूडेंट्स की तरह गांव के लोग भी आके बैठे हुए थे। तो ये देखकर तो कोई भी सरप्राइज होगा कि क्लासरूम में गांव के लोग आके बैठे हों अगर। तो ओल्ड हाउजर, कौन कौन था वहाँ पे? ओल्ड हाउजर यानी कि बूढ़े हाउजर थे, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो अपनी 3 कोने वाली टोपी लगाए हुए थे। द फॉर्मर मेयर, यानी कि पूर्व मेयर थे वहाँ के। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और वहाँ के पूर्व पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा कई और लोग भी थे। तो एवरीबडी लुक्ड सैड, यानी कि सभी लोग बहुत दुखी लग रहे थे। सब में एक बात कॉमन थी कि सभी लोग बहुत ही दुखी लग रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़े हाउजर थे वो एक पुरानी किताब लेकर आए हुए थे। प्राइमर का मतलब जो प्राइमरी की जो बेसिक किताब होती है, जैसे ऑल इन वन की बुक आती है जिसमें ABCD छोटा बड़ा ये सभी चीज़ें रहती हैं। थम्ड एट द एजेस, एट द एजेस का मतलब जो कोने पर, जो किनारे पर, थम्ड यानी मुड़ी हुई थी, वो जो किताब थी वो किनारे पर मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वे उसे खोलकर अपने घुटने पर रखे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट, वे उसे पकड़े थे, ओपन यानी खोलकर, ऑन हिज नीज अपने घुटने पर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके पन्नों पर वो अपना बड़ा सा चश्मा रखे हुए थे। तो वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था। एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, यानी कि अभी तक वो इधर उधर चल रहे थे, अब वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और दयालुता वाले स्वरों में और प्यार से, विच ही हैड यूज टू मी, यानी कि जैसे उन्होंने मुझसे कहा था कि नन्हे फ्रांज अपने जगह पर जाकर बैठ जाओ, तो उसी टोन में उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब एक बहुत ही सज्जन तरीके से और बहुत ही गंभीरता से एम हैमिल ने कहा कि मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया हुआ है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी कि कल तुम लोगों के लिए एक नए टीचर आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग बहुत ध्यान दो। तो व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो यहाँ पे फ्रांस कहता है कि इस बात को सुनकर मुझ पर एकदम बिजली जैसा इफेक्ट पड़ा, जैसे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये बात मेरे लिए एक थंडर क्लैप की तरह थी, बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी। ओह द रेचेज, वो गाली दे रहा है यहाँ पे, रेच का मतलब कमीने कह सकते हैं, कमबख्त कह सकते हैं। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो अब ये फ्रांस के समझ में आया कि अच्छा, तो यही वो बात थी जो टाउन हॉल पे, यानी कि वो जो नोटिस बोर्ड था, जो बुलेटिन बोर्ड था, उस पर सभी लोग पढ़ रहे थे, यही वो खबर थी। अब उसके समझ में आया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अभी फ्रांस सोच रहा है कि मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी अच्छे से लिखना भी नहीं आता। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट,
मुझे तो अभी फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से लिखना भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं इसे कभी सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, यानी कि मुझे अब यहीं रुकना होगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और तब मैं कितना दुखी था कि मैं अपना पाठ नहीं याद करता था। और तब उसे समझ में आया, यानी तब उसे गिल्टी फील हुआ कि वो अपना पाठ क्यों नहीं याद करता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, उसे इस बात का भी दुख हो रहा था कि वो पढ़ाई को छोड़ के वो चिड़ियों का अंडा ढूंढने निकल जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर वो सार पर जाकर स्लाइड करता था। तो माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो। अब फ्रांस कहता है कि माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, जो एक आफत के समान लगती थी। मेरी किताबें जो एक आफत के समान लगती थी, न्यूसेंस का मतलब आफत कह सकते हैं। अ वाइल एगो यानी कुछ समय पहले, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे एक आफत के जैसी लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और बहुत ही भारी लगती थी, इसे ढोने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर यानी मेरे ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और सेंट्स की जो हिस्ट्री की बुक थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब ये सभी किताबें मेरे एक पुराने मित्र के जैसी लग रही थी। अभी कुछ समय पहले यही किताबें जो मुझे एक आफत के जैसी लगती थी और ढोने में बड़ी भारी लगती थी, अब वही किताबें मुझे एक पुराने फ्रेंड के जैसे लग रही हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी उसे एक अपने पुराने मित्र के जैसे लग रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वे अब हमसे दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें अब कभी देख नहीं पाऊंगा, उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, यानी इस विचार से मैं उनकी उस पटरी के बारे में तो भूल ही गया कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो हमें कितना पीटते थे, तो ये सारी बातें वो भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, यानी कि और वे कितने चिड़चिड़े थे, कितने स्ट्रिक्ट थे, ये बात भी वो भूल गया। यानी कि अब उसे एम हैमिल से भी बड़ा अटैचमेंट लग रहा था और अपनी किताबों से भी बहुत ही अटैचमेंट लग रहा था जब उसने सुना कि ये उसका अंतिम फ्रेंच लेसन है। अब इसके आगे देखते हैं कि पुअर मैन, यानी बेचारे एम हैमिल, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अब उसके समझ में आया कि उन्होंने अपने इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही अपना वो स्पेशल कपड़ा पहना हुआ है, संडे क्लॉथ्स पहना है। तो अब फ्रांस के समझ में आ गया कि इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी कि एम हैमिल ने इस अंतिम पाठ के सम्मान में दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने अपना वो सुंदर सा कपड़ा पहना हुआ है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे वाले बेंच पर क्यों बैठे हुए हैं। अब मैं ये बात भी समझ गया कि गांव के लोग पीछे के बेंचेस पर क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, यानी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे कभी स्कूल नहीं गए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं गए थे, इस बात के लिए उन्हें भी दुख था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, या उनका हमारे मास्टर को, हमारे टीचर को धन्यवाद देने का तरीका था। जो वहाँ के लोग, गांव के लोग जो वहाँ पे थे, तो ये उनका थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे टीचर को धन्यवाद देने का तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि 40 साल की उनकी वफादारी की सेवा के लिए। 40 साल से एम हैमिल वफादारी से वहाँ पे टीचिंग कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देने का गांव वालों का ये एक तरीका था। एंड शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का उनका तरीका था। दैट वॉज दियर्स नो मोर, जो अब उनकी नहीं थी, यानी कि अब वो देश भी उनका नहीं रह गया था, क्योंकि प्रसिया ने फ्रांस पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ये लेसन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में आपको बताएंगे, तो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, फिर अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तो वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यानी कि जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया।
यानी कि एम हैमेलअप पार्टिसिपल पर क्वेश्चन कर रहे थे एक एक लोगों से, और अब उसकी बारी भी आ गई थी तो उसका नाम पुकारा गया। तो इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यानी कि अब बताने की बारी मेरी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake? तो what would I not have given to be able to say, यानी कि मैं उस dreadful rules को, उन भयानक नियमों को, मैंने पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को बताने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऑल थ्रू यानी कि पूरा का पूरा बताने के लिए, वेरी लाउड एंड क्लियर और बहुत तेज आवाज़ में एकदम स्पष्ट बताने के लिए, विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के बताने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। यानी उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो बताए पार्टिसिपल के रूल्स को। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया, मैं शुरुआत के शब्दों में ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पे खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, यानी कि अपना डेस्क पकड़कर मैं वहाँ खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, यानी कि मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। होता है ना, जब हम बता नहीं पाते हैं टीचर को कोई भी क्वेश्चन जब करते हैं तो एकदम नज़रें नीचे करके हम खड़े हो जाते हैं, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसे ही कुछ उसके साथ भी हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप इतना अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट इसमें है तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके आगे हम आपको अगले पार्ट में एक्सप्लेन करके बताएंगे ये लेसन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप अपना पूरा सिलेबस तैयार करना चाहते हैं हमारे वीडियोज़ से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।